नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में मैं ममता तिवारी फिर एक नई कहानी के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ। तो इस बार मैं बात करने वाली हूँ छोटे शहर की आँखों के बड़े सपनों के बारे में। ये 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में हम लड़कियों, स्त्री, महिलाओं की बात करेंगे। दूसरे पार्ट में पुरुषों और लड़कों की बात करेंगे। तो अचानक से हमने इन 30 सालों में मैंने देखा कि भोपाल में रहते हुए इन 5-7 वर्षों में बड़ा परिवर्तन आया। बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल, फैशन डिज़ाइनिंग, कोचिंग सेंटर्स, मतलब हालांकि कोई युवा रोजगार योजना नहीं आई, पर सबसे गौरतलब बात थी कि आगे बढ़ने और पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों का आसपास की छोटी जगहों से, जैसे रायसेन, सीहोर, आष्टा, ओबेदुल्लागंज, गंज बासोदा, विदिशा और भी थोड़ा दूर से भी लोग बाग भोपाल पढ़ने आने लगे। ये केवल भोपाल की बात नहीं है। हर बड़ा शहर छोटे शहर वालों को सपने दिखाता है, और सपने देखना और महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं, पर इन सपनों को पूरा करने के लिए लग्जरी की होड़ में लगना और शॉर्टकट अपनाना अंत में सपने टूटने जैसा है। यूँ तो ये बात बिना लिंग भेद के भी की जा सकती है, पर मैंने समझौते के स्तर पर लड़के और लड़कियों के सपनों में थोड़ी सी भिन्नता देखी, इसलिए मैं इसे अलग करके लिख रही हूँ। इस बात पर मेरी नज़र जब गई जब मेरी 84 वर्ष की माँ की हिप बोन टूट गई। उन्हें 24 घंटे केयर टेकर की ज़रूरत थी। मैंने एजेंसी से संपर्क किया तो केयर टेकर औरतों और महिलाओं की जैसे बारिश सी होने लगी। चूँकि मेरे घर में बेटों के अलावा पुरुष सदस्य थे काम करने वाले, तो मैंने पहले उम्रदराज औरतों को चुना, पर उनकी सुस्ती देखकर फिर मैंने दूसरी केयर टेकर्स की मांग की, जिसमें मैंने देखा कि 18 से 22 साल की लड़कियां बेझिझक दुपट्टा मुंह पर बांधे एजेंट के साथ 2 व्हीलर पर अजनबी घरों में आते ज़रा भी नहीं डर रही थी। मैंने 1 हफ्ता उन पर नज़र रखी और फिर बातचीत शुरू की। मात्र 21 साल की रेखा का यूँ फुर्ती से मेरी माँ की सेवा करना मुझे स्तब्ध करने वाला था। अच्छा, ये एक बात और भी है, कोई ज़रूरी नहीं था कि उसमें सबने नर्सिंग की ट्रेनिंग ही ली हुई हो। मृदुभाषी, व्यवहार कुशल रेखा, चूँकि इस घर में उसको 12 घंटे रहना था, तो मैं भी उससे बात करने लगी, घर के सदस्य भी। उसने बताया कि जब वो 7वीं में पढ़ती थी तब उसके पिता की डेथ हो गई और माँ ने दूसरा हस्बैंड कर लिया, तो एक मैडम उससे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया और उसे अपने साथ बॉम्बे ले गई। फिर वहाँ से वो वापस आ गई और अभी उसके जो है मौसी की लड़की की जहाँ शादी हो, उसके देवर से उसका प्रेम चल रहा था, तो उसकी शादी मतलब उससे होने वाली है। मैंने उसका काम के प्रति समर्पण देखा और अल्जाइमर्स पीड़ित अपनी माँ के साथ उसका बहुत अच्छा व्यवहार देखा, तो मैंने तय किया कि चूँकि मेरे कोई लड़की नहीं है तो मैं उसका विवाह करूँगी। उसका कहना था कि वो शादी के 5 दिन बाद लौट आएगी और उसका गौना 1 साल बाद होगा, तब तक वो मम्मी के लिए काम करेगी। उसने ये भी कहा कि मैं 24 घंटे भी कर लूँगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने यंग लड़की, मैंने उससे बोला भी 24 घंटे एक बुज़ुर्ग महिला के साथ, और वो भी बीमार, और वो भी अल्जाइमर्स पीड़ित महिला के साथ बिताना मुश्किल है। अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हुई और हमें उनको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा, और उसी समय उसका मोबाइल गिरकर टूट गया। तो मैंने दूसरा वाला मेरा मोबाइल था, मैंने उसे दिया और मैंने कहा बहुत इमरजेंसी है, तो एक तुम रखो, एक मैं। हम दोनों ने आधी आधी ड्यूटी बांट ली हॉस्पिटल में बैठने की, क्योंकि माँ को कोई एक परिचित चेहरा भी चाहिए था। और उसके बाद 2-3 दिन बाद माँ घर वापस आ गए और वो शादी के लिए तैयारी में लग गई। अचानक दूसरे दिन मेरा मोबाइल मैसेज से भर गया। पहला फ़ोन बजा। पहला फ़ोन उठाते से उसमें आवाज़ आई, मैं रेखा का पापा बोल रहा हूँ। मैं एकदम चकित रह गई। उसने तो कहा था कि मेरे पिता नहीं हैं। फिर दूसरा फ़ोन उसके पुराने कोई आशिक का था, जिसमें उसने कहा ऐसी कोई शादी वादी नहीं, वो हर घर में यही नाटक करती है और पैसा लूटती है। मेरे मन से एकदम से दया का भाव हट गया और मैंने उसे काम से भी हटा दिया। दूसरी लड़की थी, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारे माँ बाप कहीं विदिशा से आई थी? तुम्हारे माँ बाप इस काम के लिए मना नहीं करते कि तुम अजनबियों के घर में जाती हो और सब मतलब नहलाना धुलाना, गंदे काम, साफ़ सफाई करना, ये भी करती हो? बोली नहीं, हम माँ बाप को नहीं बताते। तो मैं यही मान के चल रही थी कि ये लोग सब जो काम करती हैं, ये लोग सब अपने कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए करती हैं। ये बात मुझे बाद में पता चली कि कॉलेज की फ़ीस तो माँ बाप देते हैं। पैरामेडिकल के आखिरी साल में पढ़ती मीना ने सारा काम संभाल लिया। अब रात वाली लड़की के साथ भी अच्छा मेल था। अब मैंने भावुक नहीं होने का निर्णय लिया। लंबा समय बीत गया,
जिस दिन माँ का अंतिम दिन आया उसी दिन मुझे इस बात का पता चला कि मेरे घर का एक घरेलू मददगार उन सदस्यों से जो काम करने आती थी उनसे पैसे लेकर उनके साथ उनको सपने दिखाता था, और जो कि उनके पिता की उम्र का भी था। मैंने उसको भी काम से निकाला, वो मेरा बहुत पुराना मददगार था। तो पता चला कि इनको ये पैसा अच्छे मोबाइल, पार्टी, वेस्टर्न कपड़ों के लिए चाहिए था। पढ़ाई की फ़ीस तो पिता भरते थे। फेसबुक पर जब मेरे बेटे ने उन लोगों की फ़ोटो दिखाई तो मैं अचंभित रह गई। गॉगल्स लगाए पार्टियां करती हुई वो लड़कियां, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो छोटे शहर से आई हुई लड़कियां हैं। तो क्या ये उनके सपने थे? मुझे ये सोच के हैरानी हुई। एक थी सीधी सादी, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे थे, एक थी सीधी सादी ज्योति, जिससे बताया कि वो इस तरह के उसको भी गलत प्रस्ताव मिलते हैं, पर पढ़ लिख कर उसको अच्छी नौकरी करना है और अपने माँ बाप की मदद करनी है। इसी तरह एक लड़की मिली जो पार्लर में काम करती थी, और पर उसे रातों रात पार्लर छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि उसकी मालकिन बहुत तेज़ थी और उन्होंने उसको गलत तरीके से उसको ब्लैकमेल करके मसाज पार्लर का काम करती थी, और वहाँ बड़े लोग आया करते थे। उसके 2 बच्चे थे और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थी। मैंने उसे कहीं और काम दिलाया। कुल मिलाकर मैंने ये देखा कि ये जो पैसा कमा रही थी छोटे शहर से आई लड़की, इनको कोई फ़ीस की ज़रूरत नहीं थी। इनमें से 50% लड़कियां ज़रूरतमंद थी और 50% की ज़रूरत थी मोबाइल और घूमना फिरना, 2 व्हीलर लेना, फिल्म देखने जाना। कुल मिलाकर मेरा ऐसा सोचना है कि कोई भी शहर ऐसा क्यों बनता है, इसकी वजह क्या है। मैंने महसूस किया कि शहर के उच्च मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों के बीच ये निम्न मध्यम वर्गीय किसान के बच्चे पढ़ाई की बजाय अपने स्तर को बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन, 2 व्हीलर, नाइट पार्टीज़, वेस्टर्न कपड़ों की जदोजहद में डूब जाते हैं। मतलब ना तो यहाँ के रहते ना वहाँ के। हाँ, एक बात और है जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट सहेली ने बताई कि जहाँ छोटे शहर की लड़कियाँ तथाकथित बॉयफ्रेंड रखने के चक्कर में अबॉर्शन के लिए उसके पास बहुत आती हैं, और उसका कहना है कि उनमें किसी भी तरीके की प्रिकॉशन की कोई जागरूकता उनमें थी नहीं। बॉयफ्रेंड उनके साथ आता नहीं था, माता पिता को वो बताना नहीं चाहती थी और वो मना कर देती थी अबॉर्शन के लिए, तो वो गलत जगह, गंदी जगह जाकर अपना अबॉर्शन करवाती थी और अपने स्वास्थ्य का सौदा करती थी, और कई उसमें से आत्महत्या कर लेती थी। तो डरावना होता मेरा भोला भाला शहर ऐसी तमाम रेखाओं, कुसुम, ज्योति से भरा हुआ है, और उन्हें सही राह दिखाने वाले बहुत कम हैं, गुमराह करने वाले ज़्यादा। मैं फिर से कहूँगी कि लग्जरी की हवस का कोई अंत नहीं है। वो मासूम सपनों के लिए आंखें जल्दी समझ जाएं तो बहुत अच्छा। तो एक मुख्तारन रखो हमेशा ज़िंदा, एक मुख्तारन रखो हमेशा ज़िंदा दिल में कि तुम्हारे कबीले में कोई ना कोई दरिंदा निकल ही आएगा। तो आज तो बस यही कह रही है सुबह सवेरे ज़िंदगी। इसका पार्ट 2 आप अगली बार सुनिएगा।